फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे जीव विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बुक से। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये तीसरी वीडियो है, इसकी हमने 2 वीडियो डाल दी है जिसमें हमने 15 क्वेश्चन करवाया था। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे से आज हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने 16 नंबर से स्टार्ट किया था, तो एक बार इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई? तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक द्वारा की गई। 17 नंबर है किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जीन मानचित्रण कहलाती है। 18 नंबर माता पिता में संतति लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकता कहते हैं। 19 नंबर संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? तो इसमें एक से अधिक होगा इसका आंसर। इसके बाद 20 नंबर देख लेते हैं। विष्णु प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो ये पादपकारिकी कहते हैं, पादपकारिकी। और 21 नंबर जीवों में अपघटक होते हैं, तो ये जीवाणु और कवक दोनों होते हैं। इसके बाद कवक जगत में देख लेते हैं। लाइकेंस में शैवाल एक कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी कहलाता है, सहभोजिता कहलाता है। 23 नंबर देख लेते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये ईस्ट में होता है। 24 नंबर क्वेश्चन, कौन से लक्षण पादप कोश में जलोद्भिद बनते हैं? तो इसका भी डी नंबर हो जाएगा, एक से अधिक। कल लास्ट वीडियो में हमने इसका डिटेल करवाया था, आज हम केवल रिवीजन कर रहे हैं। 25 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो दलहन फलीदार फसल होगी। 26 नंबर देख लेते हैं। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक होता है? तो लेग हीमोग्लोबिन होता है। इसके बाद दुनिया का पहले पादप परागणों में जिन्हें टिलियाडिम्बस कहा जाता है, टिलियाडिम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए? तो रूस में पाए गए। 28 नंबर निम्न में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो गर्म खून का प्राणी इसमें स्तनधारी और गर्म पक्षी, इसमें मछली और सरीसृप और मगरमच्छ हो जाएगा। इसके बाद ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। 30 नंबर जो कि कल का लास्ट क्वेश्चन था। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे में पौष्टिक स्तर होता है प्राथमिक उपभोक्ता। आज यहाँ से अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज हम 31 नंबर से इसको करेंगे। 31 नंबर से 45 नंबर तक करेंगे हम आज इसको। निम्न में से 31 नंबर देखिए। निम्न में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। वानस्पतिक हार्मोन कौन सा होता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक वानस्पतिक हार्मोन है। अन्य वानस्पतिक हार्मोन जिब्रेलिथ, एथिलीन एवं एब्सिस एसिड आदि है। इंसुलिन एवं एस्ट्रोजन एक पशु हार्मोन है। इंसुलिन और एस्ट्रोजन ये क्या है? एक पशु हार्मोन है। ये इसका डिटेल हो गई। इसके बाद 32 नंबर देखते हैं। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो कोशिका जल से मिलता है। और इसका डिटेल देख लेते हैं। कोशिका क्रिया के द्वारा वृक्षों की जड़ें मृदा से जल प्राप्त करती हैं। इस जल को कोशिका जल कहते हैं। जो मृदा से जल वृक्षों की जड़ें प्राप्त करती हैं उसको कोशिका जल कहते हैं। इसके बाद 33 नंबर पराग कोश में होते हैं, परागकण होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका थोड़ा सा डिटेल देख ले। पुंकेसर में एक द्विपालिक रचना होती है। कैसी रचना होती है? द्विपालिक, जिसे पराग कोश कहते हैं। पराग कोश के 4 प्रकोष्ठ होते हैं। पराग कोश के 4 प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें परागपुट कहते हैं। परागपुट में ही परागकण की उत्पत्ति होती है। तो परागकण की उत्पत्ति कहाँ होती है? परागपुट में। परागकण ही वास्तविक नर युग्मक होता है। नर युग्मक क्या होता है? परागकण। इसके बाद 34 नंबर देख लेते हैं। तो स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा स्टोमेटा पत्तियों की सतह से छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं वह ग्रहण करते हैं। तो स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ग्रहण करते हैं? स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र द्वारा।
35 नंबर देख लेते हैं। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं, तो ये सूखे होते हैं। इसका डिटेल देख लेते हैं। जल परागित पुष्पों में परागकण सूखे होते हैं। जल परागकण वाली प्रजातियों के परागकणों में श्लेष्मा परत उपस्थिति उन्हें पानी से सुरक्षा प्रदान करती है। उनके पास एक श्लेष्म आवरण होता है जो उन्हें सूखा रखता है। यह परत उन्हें पानी से भीगने से बचत करती है। कौन सी परत? श्लेष्मा आवरण। इसके बाद हम देख लेते हैं 36 नंबर। 36 नंबर पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है, तो ये ऑस्मोटिक दाब है, जल प्रवेश का कारक। इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसकी डिटेल में पेड़ों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक ऑस्मोटिक दाब है। ऑस्मोटिक दाब अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से किसी घोल के शुद्ध विलायक में आवक प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दबाव के रूप में जाना जाता है। एंडोस्मिस की प्रक्रिया नोट करके इसमें दिया है, जो एंडोस्मिस की प्रक्रिया द्वारा पानी मिट्टी से जड़ बालों में प्रवेश करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिट्टी में घोल हाइपोटोनिक है, जबकि जड़ बाल कोशिका में कोशिका रस हाइपरटोनिक। फिर कोशिका से कोशिका परासरण द्वारा कार्टिकल कोशिकाओं से होकर गुजरता है और जड़ के जाइलम तक पहुंचता है। इसके बाद 27 नंबर देख लेते हैं। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि ये क्या होगा? इसका डी है, क्योंकि एक से अधिक इसके ऑप्शन है। तो इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में इसके अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। इसमें अदरक में क्या होते हैं? गांठ एवं पर्व, इसलिए यह भूमिगत तना है, जड़ नहीं। पौधे के तने का भाग जो भूमि के अंदर पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने में पर्व संधियां पर्ण कणिकाएं भूमिगत तना कहलाती हैं। भूमिगत तने पर्व संधियां पर्ण कणिकाएं तथा सल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रह करने के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है। इसके उदाहरण है हल्दी, अदरक, केला आदि। इसके बाद देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है तो कार्पेल होता है। तो निषेचन के बाद पुष्प अंडकोश में बदल जाता है। निषेचन के बाद जो है पुष्प अंडकोश में बदल जाता है, जो कार्पेल स्त्री केसर का एक भाग होता है। कार्पेल स्त्री केसर का एक भाग होता है। जब यह अंडकोश निषेचित होता है तो यह विकसित होकर फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखते हैं 39 नंबर। हिमालय यू नामक औषधीय पौधा भारत में निम्नलिखित में से किस प्रांतों में पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में ये हिमालय यू नामक औषधीय पौधा पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसकी और डिटेल देख लेते हैं। तो इसकी डिटेल ये है, हिमालय यू नामक औषधीय पौधा भारत के हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश प्रांतों में पाया जाता है। इसकी छाल, कांटा, टहनियाँ और जड़ों से टेक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है। कौन सा? टेक्सोल नामक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है और इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हिमालय यू नामक औषधीय पौधा का। तो इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मानव शरीर के तंत्र से लिया गया है चैप्टर से। तो मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये सिलियरी मसल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सिलियरी मसल्स के द्वारा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन का मुख्य कारण सिलियरी मसल्स होता है। कार्निया का मुख्य कार्य प्रकाश का अपवर्तन और फोकस करना होता है। कार्निया का मुख्य कार्य जो होता है प्रकाश का अपवर्तन और फोकस करना होता है। 41 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इनमें से एक से अधिक है इसका आंसर। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों, इसकी डिटेल देख लें।
काफ़ी बड़ी डिटेल दिया है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में ग्रंथि स्राव को लक्ष्य स्थान तक ले जाने हेतु नलिकाएं नहीं होती, इसमें नलिकाएं नहीं होती, अतः इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। इनसे स्रावित पदार्थ ऊतक द्रव्य के माध्यम से सीधे रक्त में मुक्त होकर सारे शरीर में फैलते हैं। इन पदार्थों को हार्मोन्स कहते हैं। ऐसी ग्रंथियां जो रुधिर वाहिनियों में अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न है: पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथियां, पैराथायराइड ग्रंथि एवं पीनियल बॉडी। इसके बाद लैक्रिमल ग्रंथि आँख के पार्श्व छोर के ऊपर कक्षा में भीतर स्थित होती है। यह लगातार तरल पदार्थ छोड़ती है जो आँख की सतह को साफ और सुरक्षित रखता है, क्योंकि यह इसे चिकना और नम बनाता है। इन लैक्रिमल स्रावों समांतर आंसू के रूप में जाता है। लैक्रिमल स्राव समांतर आंसू के रूप में जाता है। इसके बाद 42 नंबर देख लेते हैं। रक्त में तरल माध्यम होता है तो प्लाविका होता है, जो प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में जो है तरल माध्यम प्लाज्मा होता है, प्लाविका बोलते हैं। इसका डिटेल देख लेते हैं। तो इसकी डिटेल है: रक्त में प्लाज्मा रक्त का तरल माध्यम होता है। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा एवं क्षारीय द्रव होता है जो आयतन में संपूर्ण रुधिर का 55% भाग, शेष 45% भाग रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में 90% भाग जल तथा शेष 10% प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। 43 नंबर देख लेते हैं। 43 नंबर, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? तो पाचन के बाद प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। पाचन की क्रिया प्रारंभ होने पर प्रोटीन एमिनो एसिड में, वसा ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट सरल ग्लूकोज में टूट जाते हैं। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो लगभग 18 से 20 अमीनो एसिड के भिन्न भिन्न संयोग से बना होता है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है। शिशुओं में सूखा रोग, मेरास्मस एवं क्वैशियोरकार नामक रोग इसकी कमी के कारण होता है। क्वैशियोर और सूखा, मेरास्मस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद 44 नंबर देख लेते हैं। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है? तो दात्र कोशिका अरक्ता में दिखता है। किस में दिखता है? दात्र कोशिका अरक्ता में। तो इसका डिटेल देख लेते हैं। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दाब कोशिका अरक्ता में दिखता है। दाब कोशिका अरक्ता सिकिल सेल एनीमिया कहते हैं इसको। यह एक आनुवंशिक विकार है जो बीटा ग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, जो दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन प्रोटीन की ओर जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन एस कहा जाता है। हीमोग्लोबिन एस कहा जाता है। इसके बाद 45 नंबर देख लेते। 45 नंबर, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। तो मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल होता है हमारे लीवर में, यकृत में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो मलेरिया प्लास्मोडियम प्रजाति के एक कोशिकीय परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी सबसे ज़्यादा मच्छरों के काटने से इंसानों में फैलता है। मलेरिया के परजीवी किसी वाहक के माध्यम से किसी व्यक्ति के रक्त में पहुंच जाते हैं, तत्पश्चात यकृत में पहुंच जाते हैं, जहां वे 1 वर्ष तक निष्क्रिय रूप में रह सकते हैं। जब ये परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो ये यकृत से निकलकर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। अतः हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी भंडारण स्थल यकृत होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। ये तीसरी क्लास थी। इसके पहले हमने 2 वीडियो डाल दिए। अगर आपने नहीं देखा तो उसको एक बार देख लीजिएगा। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन कराना है। अभी हम 15 क्वेश्चन करा रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू।